हेलो स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर में हम पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 5th यूनिट चल रही है अपनी अम्ल व क्षार। तो अम्ल व क्षार का आज का फर्स्ट लेक्चर है। तो उसमें आज हम पढ़ते हैं आर्यनीयस अवधारणा। जो आर्यनीयस नामक साइंटिस्ट है उसने अम्ल व क्षार के संबंध में कौन सी अवधारणा दी। तो उसने बताया कि जो H प्लस क्या करते त्यागते हैं, वे पदार्थ जो H प्लस क्या करते त्यागते हैं वो तो क्या कहलाते अम्ल कहलाते। अर्थात जो H प्लस आयन देते हैं या त्यागते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और जो H प्लस आयन क्या करते हैं ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं क्षार कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आर्यनीयस ने कहा था कि यदि किसी आयन के द्वारा H प्लस ग्रहण किया जाता है तो वे अम्ल कहलाते हैं, और यदि किसी आयन के द्वारा H प्लस ग्रहण किया जाता है तो वो क्षार कहलाते हैं, और यदि किसी आयन के द्वारा H प्लस त्यागा जाता है तो वो क्या कहलाते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो इस आधार पर उसने बताया था कि जो अम्ल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं दुर्बल अम्ल और दूसरे होते हैं प्रबल अम्ल। एक होते हैं प्रबल अम्ल और दूसरे क्या होते हैं दुर्बल अम्ल। जो प्रबल अम्ल होते हैं, प्रबल अम्लों में जो वियोजन स्थिरांक होता है, वियोजन स्थिरांक का मान क्या होता है कम होता है। वियोजन स्थिरांक का मान कम होता है, लेकिन जो प्रबल अम्ल होते हैं, दुर्बल अम्लों में वियोजन स्थिरांक का मान कम होता है, लेकिन जो प्रबल अम्ल होते हैं उनके लिए वियोजन स्थिरांक का मान क्या होता है अधिक होता है। अर्थात जो प्रबल अम्ल होते हैं वो बहुत जल्दी या शीघ्र ही अपने H प्लस आयन त्याग देते हैं, लेकिन दुर्बल अम्ल होते हैं वो शीघ्र ही अपने H प्लस आयन नहीं त्यागते। अर्थात H प्लस आयन त्यागने में इनमें क्या लगता है टाइम लगता है, और प्रबल अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं शीघ्र ही अपने H प्लस आयन त्याग देते हैं। अर्थात इनके त्यागने में कोई टाइम नहीं लगता। जैसे अपने पास कोई प्रबल अम्ल HCl क्या है प्रबल अम्ल। जब इसका क्या करते हैं वियोजन करते हैं, अर्थात इसको किसी सॉल्यूशन में घोलते हैं तो ये क्या आता है आयनों में विभक्त हो जाता है। जैसे H प्लस और Cl माइनस आयन में क्या हो जाता है टूट जाता है। तो HCl का जब एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, अर्थात इसे जल में घोलते हैं, तो जो अम्ल होता है वो H प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। अर्थात इसका जो वियोजन स्थिरांक होता है उसका मान क्या होता है बहुत अधिक होता है। लेकिन जैसे दुर्बल अम्ल है अपने पास एसिटिक अम्ल कैसा अम्ल है दुर्बल अम्ल। जब इसका हम एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं अर्थात जल में घोलते हैं तो उस समय यह अपने आयनों में टूट जाता है। अर्थात CH3COO माइनस प्लस H प्लस आयनों में क्या हो जाता है टूट जाता है, जिसका वियोजन स्थिरांक क्या होता है Ka2। तो हम जब दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल के एक्वस सॉल्यूशन के वियोजन स्थिरांक की क्या करते हैं गणना करते हैं, तो उस समय जो वियोजन स्थिरांक होता है वह प्रबल अम्ल का ज्यादा हो जाता है बजाय दुर्बल अम्ल के। तो Ka1 का जो मान होता है वो Ka2 की अपेक्षा क्या होता है अधिक होता है। तो यही किसने बताया था आर्यनीयस ने बताया था। आर्यनीयस ने बताया था कि जब कोई आयन इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस समय वह अम्ल होता है, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस समय वह क्या हो जाता है क्षार हो जाता है। तो जो दुर्बल अम्ल होता है उसके लिए वियोजन स्थिरांक का मान कम होता है, और जो प्रबल अम्ल होता है उसके लिए वियोजन स्थिरांक का मान अधिक होता है। जैसे कोई अम्ल लिया हमने उसका क्या लेते हैं एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, तो उसमें जो प्रबल अम्ल होता है उसका वियोजन स्थिरांक का मान अधिक होता है, और दुर्बल अम्ल होता है उसके वियोजन स्थिरांक का मान क्या होता है उस प्रबल अम्ल के लिए वियोजन स्थिरांक का मान अधिक और दुर्बल अम्ल के लिए वियोजन स्थिरांक का मान कम होता है। उसके बाद उसने इसी प्रकार से क्षारों की भी व्याख्या की। जैसे क्या होता है जो
H+ त्यागते हैं वो तो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, और जो H+ ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो आर्हेनियस ने बताया कि जब किसी आयन के द्वारा H+ यदि शीघ्रता से ग्रहण कर लिया जाता है, यदि H+ आयन शीघ्रता के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है तो वह आयन होता है जब शीघ्रता से ग्रहण करता है तो उस समय वह कौन सा कहलाता है, पिलवल कहलाता है। और जब कम समय में और बहुत देरी से ग्रहण करता है तो वो क्या कहलाता है, दुर्बल क्षार कहलाता है। तो उसने बताया था कि जो प्रबल क्षार होते हैं, क्षारों में भी इस प्रकार से दो भागों में डिवाइड किया। एक तो बताया था उसने दुर्बल क्षार और दूसरा बताया था उसने प्रबल क्षार। नॉर्मल वे में जो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, जो क्षार क्या होते हैं, अम्ल तो H+ आयन देते हैं, लेकिन क्षार की डेफिनेशन हम नॉर्मल वे में पढ़ते हैं वो क्या होते हैं, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो OH- क्या करते हैं, देते हैं, जो क्या करते हैं, OH- देते हैं। तो जो आर्हेनियस ने बताया, आर्हेनियस ने क्या बताया था, जो H+ आयन शीघ्रता से क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, वो क्षार कहलाते हैं। तो जो आर्हेनियस ने बताया क्षार भी दो प्रकार के होते हैं वियोजन स्थिरांक के आधार पर। जो दुर्बल क्षार होते हैं उनके वियोजन स्थिरांक का मान कम होता है और प्रबल क्षार होते हैं उनके वियोजन स्थिरांक का मान क्या होता है, अधिक होता है। अर्थात प्रबल क्षार के लिए वियोजन स्थिरांक का मान अधिक और दुर्बल क्षार के लिए वियोजन स्थिरांक का मान कम होता है। जैसे अपने पास प्रबल क्षार है, अपने पास जैसे कोई प्रबल क्षार है NaOH का क्या एक्वस सॉल्यूशन, तो जो आर्हेनियस ने उसने अवधारणा सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के लिए दी थी और किसी के लिए नहीं दी थी। तो जो NaOH का प्रबल क्षार होता है तो उसको जब हम इस आयनों में टूटता है तो ये क्या बनता है, Na+ और OH-। अर्थात किसी आयन के द्वारा या किसी क्षार के द्वारा जब OH- शीघ्रता से त्याग दिए जाते हैं तो उस समय वह क्षार प्रबल क्षार कहलाता है। और जबकि दुर्बल क्षार वह होता है जब उस आयन के द्वारा OH- शीघ्रता से नहीं त्यागे जाते हैं। तो जैसे दुर्बल क्षार है अपना NH4OH, NH4OH कौन सा क्षार है, दुर्बल क्षार है। तो ये जब इसका हम एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, अर्थात जब इसे हम जल में घोलते हैं तो ये अपने आयनों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। अर्थात CH4+ OH- में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो जैसे प्रबल क्षार के लिए वियोजन स्थिरांक K1 है और दुर्बल क्षार के लिए वियोजन स्थिरांक K2 है। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से K1 बराबर प्रोडक्ट की सांद्रता अपन रिएक्टेंट की सांद्रता, अर्थात Na+ और OH- अपॉन NaOH का एक्वस सॉल्यूशन, अर्थात प्रोडक्ट की सांद्रता रिएक्टेंट की सांद्रता, ये क्या होता है, द्रव्य अनुपाती क्रिया से वियोजन स्थिरांक का क्या होता है, मान होता है। इसी प्रकार जो K2 होता है उसका मान क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो इस प्रकार से ये क्या होती है, उसकी कंसंट्रेशन होती है। जो प्रबल अम्ल होते हैं, प्रबल क्षार होते हैं, उसके लिए K1 होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। इसी प्रकार से जो दुर्बल क्षार होते हैं उनके लिए भी जो K2 होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो अम्ल व क्षार की सामर्थ्य को pK1 तथा pKb के द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अम्ल की क्षार होती है, सामर्थ्य होती है, उसे pKa तथा pKb के द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जो pKa और pKb का मान होता है वो होता है -log। pKa और pKb का माइनस मान होता है वो क्या होता है, -log Ka
और माइनस लॉग केवी के बराबर होता है। अर्थात जो पीके होता है, पीके होता है वो क्या होता है, माइनस लॉग के। और इसी प्रकार से जो पीके भी होता है, पीके भी होता है वो क्या होता है, माइनस लॉग के भी। तो इस प्रकार से हम द्रव्य व क्षार अम्ल व क्षार की तुलना करते हैं। तो जो प्रबल अम्ल या प्रबल अम्ल हो या दुर्बल प्रबल अम्ल हो या प्रबल क्षार हो, उनके लिए जो वियोजन स्थिरांक होते हैं उनके मान अधिक होते हैं, और दुर्बल अम्ल हो या दुर्बल क्षार हो उसके लिए वियोजन स्थिरांक का मान कम होता है। जब हम इनके पीके का मान ज्ञात करते हैं तो माइनस लॉग के के बराबर होता है। इसी प्रकार पीके भी अर्थात जो बेस होता है उनका जो सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक होता है वही क्या कहलाता है, उनका वियोजन स्थिरांक कहलाता है। तो इस प्रकार से आर्हेनियस ने यह अवधारणा दी। तो जब आर्हेनियस की अवधारणा को आगे स्पष्ट किया गया तो इस अवधारणा में क्या पाई गई, कमी पाई गई। तो आर्हेनियस की अवधारणा में कौन कौन सी कमी थी या कौन कौन सी सीमाएं थी। तो आर्हेनियस ने सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के लिए ही, सिर्फ जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसके लिए क्या बताई थी, यह अवधारणा दी थी। जैसे HCl जब एक्वस फॉर्म में होता है, अर्थात जब इसका हम जलीय विलयन बनाते हैं तो उस समय अपने टाइनों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है और H प्लस और Cl माइनस देता है। लेकिन जब यह कैसी अवस्था में होता है, गैसीय अवस्था में होता है, तो यह इस प्रकार की अवधारणा को नहीं समझा पाया, अर्थात किस प्रकार से इसका वियोजन होता है। लेकिन जो कुछ अम्ल होते हैं, इसकी सेकंड कमी क्या थी, जो कुछ यौगिक ऐसे होते हैं वो क्या होते हैं, जल में विलय नहीं होते। कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जो जल में विलय नहीं होते, लेकिन जैसे अद्रव्य विलायक होते हैं उन विलायकों में विलय होते हैं। तो इस प्रकार के जो संरचना होती है या इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं उनकी प्रवृत्ति को भी नहीं समझा सका। जैसे अमोनियम नाइट्रेट जो विलयन होता है वो द्रव अमोनिया में अम्लीय विभव प्रदर्शित करता है। द्रव अमोनिया में अमोनिया जैसा विभव क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इसकी व्याख्या भी आर्हेनियस नहीं कर पाया। उसके बाद नेक्स्ट आया अपना जो आर्हेनियस था, उसने गैसीय तथा ठोस अवस्था में जो होने वाली प्रदर्शित होती है, जैसे गैसीय ठोस अवस्था में जो अवस्था प्रदर्शित होती है किसी यौगिक की, इन अवस्थाओं को नहीं बता सका है। इसके बाद आर्हेनियस ने बताया था कि जो भी जैसे कोई भी ठोस अम्ल होता है, ठोस क्षार होता है, या कोई गैस अम्ल होता है या गैस क्षार होता है, तो उनकी क्षारीय और गैसीय सामर्थ्य को नहीं बता पाया। तो ये आर्हेनियस अवधारणा की मुख्य रूप से कमी पाई गई। आर्हेनियस ने सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन की बात की, उसके अलावा उसने किसी भी प्रकार के ठोस और गैसों की किसी प्रकार से बात नहीं की। उसने ये बताया था कि जो अम्ल होते हैं वो सिर्फ जल में विलय होते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं यौगिक जो जल में विलय न होकर अद्रव्य विलायकों में विलय होते हैं, अर्थात बेंजीन में विलय होते हैं। तो उस समय भी क्या करते हुए अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं। तो इस प्रकृति की भी ये व्याख्या नहीं कर सका। तो ये क्या थी, आर्हेनियस अवधारणा की मुख्य रूप से कमी पाई गई। इसके बाद अपना नेक्स्ट आता है ब्रोस्टेड ने जो अम्ल और क्षार के संबंध में थ्योरी दी थी वो थ्योरी आती है इसके बाद, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।